Hello and welcome to our discussion on distrust in statistics. Distrust. Now, we are trying to study statistics as a subject, as a discipline, as a science, as a mode to record facts, to record data, to understand data, to interpret data, to make informed decisions. Now, when we are embarking on such a journey of learning statistics, of studying statistics, where does this word come from? Distrust in statistics. डिस्ट्रस्ट इन स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब हो गया कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर विश्वास नहीं होना, स्टैटिस्टिक्स को गलत मानना. दैट इज डिस्ट्रस्ट इन स्टैटिस्टिक्स. नाउ वेयर डज दिस डिस्ट्रस्ट इन स्टैटिस्टिक्स कम फ्रॉम? क्यों है डिस्ट्रस्ट? हमारे को मैथमेटिक्स में तो डिस्ट्रस्ट नहीं है, हमारे को बायोलॉजी में डिस्ट्रस्ट नहीं है, हमारे को फिजिक्स में डिस्ट्रस्ट नहीं है, हमारे को कॉमर्स में अकाउंट्स में डिस्ट्रस्ट नहीं है. स्टैटिस्टिक्स एक पर्टिकुलर ऐसा सब्जेक्ट क्यों है जिसके अंदर ये टॉपिक हमेशा आता है, डिस्ट्रस्ट इन स्टैटिस्टिक्स. इसका कारण यह है कि स्टैटिस्टिक्स इतनी वाइड फील्ड है, इतनी तरह की स्टैटिस्टिक्स होती हैं. नाउ दिस टाइम व्हेन आई एम सेइंग इतनी तरह की स्टैटिस्टिक्स होती हैं, उसका क्या मतलब है? स्टैटिस्टिक, इतनी तरह की अलग अलग स्टैटिस्टिक निकाले जा सकते हैं, इसलिए एस लगा दिया है, प्लूरल कर दिया है. इतनी तरह की स्टैटिस्टिक हो सकती हैं, इतनी इंफॉर्मेशन हो सकती है कि हम कई बार उसमें से गलत इंफॉर्मेशन पिक कर लेते हैं और फिर हम क्या कहते हैं कि ये नंबर अच्छा नहीं है, स्टैटिस्टिक्स ने गलत डिसीजन दिया, स्टैटिस्टिक्स रिलायबल नहीं है. वहां से डिस्ट्रस्ट आता है. टू अंडरस्टैंड, हम एक मोबाइल लेना चाहते हैं. अब हम जब मोबाइल लेने की कोशिश करते हैं, हम अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे जाते हैं और अपना डेटा कलेक्शन शुरू करते हैं, और वहाँ पे हमारे को क्या मिलता है कि Xiaomi है, देन आपके ओप्पो वीवो, हालांकि आजकल कॉस्टली होने लग गए हैं, बट ठीक है, ओप्पो वीवो है, देन यू हैव सैमसंग, देन यू हैव एप्पल, चाहे तो हुआवे लिख सकते हैं. ये कुछ ब्रांड्स मिलती है. जैसे ही मैं विचार बनाया कि भाई एक फ़ोन लिया जाएगा, मोबाइल लिया जाएगा, तो वहाँ पे जब हम अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं तो ये ब्रांड्स हमारे को दिखनी शुरू हो जाती हैं. अब मेजॉरिटी फ़ोन्स ऑन फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन जो हम देखते हैं वो किस रेंज के आ रहे होते हैं? $10 to $15-16. इसके अंदर भी लेट से हमारे को 10-12 से शुरू हो जाएंगे और 15-17 तक के मिलेंगे. देन वीवो ऑल्सो लेट से 12-14 से लेकर के 16-18 तक हमारे को मिल सकते हैं. सैमसंग के हमारे को मिल जाते हैं स्टार्टिंग विद 12-13 टू लेकर के 16-17 तक. देन सैमसंग का एक स्लैब और है विच गोज़ फ्रॉम 20-25 लेट से 22 टू 26. देन एक स्लैब और है 40 टू 55. देन एक स्लैब और है विच इज़ लेट से 70 टू 1 लाख. तो सैमसंग के कई सारे स्लैब्स हैं. हुआवे का हम देखते हैं तो बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी, हाँ इसके अंदर Xiaomi में भी हमारे को 20,000-22,000 के मिल रहे हैं, ओप्पो वीवो आजकल 20-25 के ही आते हैं, लेकिन मेजॉरिटी यहाँ पे मिलता है हमारे को. इसकी अगर हम बात करें तो लेट्स से इट इज़ फ्रॉम 14 टू 18. एप्पल की बात करें तो ये आपका आ जाता है 40 टू 55 के स्लॉट में और 70 टू 1 लाख के स्लॉट में. अब हमने जब प्राइसेस देखी तो इस तरह की प्राइसेस मिलने लग गई, तो हमारा एक इंप्रेशन क्या बना कि बाय एंड लार्ज 15-20 हज़ार का फ़ोन आ जाना चाहिए. फाइन, 15-20 हज़ार का फ़ोन आ जाना चाहिए. 10 से 15, 10 से 15, 14 से 18, तो हमारा ये बना कि 10 से 20 के बीच में आ जाएगा. हम 15 से 20 के बीच का ले लेंगे. मे बी आई विल पुश माई सेल्फ टू अप टू 22,000. ये मेरा एक आइडिया बन गया, क्योंकि जब यहाँ सारा है और मैं तो अच्छा फ़ोन लेना चाहता हूँ तो मैं 22,000 का फ़ोन ले डालूंगा. बहुत अच्छी बात है, हम 22,000 का फ़ोन ले लेंगे. नाउ
ये जो डिस्ट्रस्ट आता है वो कहाँ से आता है कि आप क्या देखते हैं, शाओमी, ये सारे तो ये चाइनीज़ टाइप के हैं, ये सब तो चाइनीज़ टाइप के हैं, ये कोई ब्रांड्स हैं क्या, कल की ब्रांड है, सैमसंग का लेंगे। अब हुआ ये कि आपको रेट तो समझ में आई कहाँ से, इन चार को देख के कि ठीक है 10 से 15 का बीच में ये दे रहे हैं, 10 से 18 के बीच में ये दे रहे हैं, मैं 20-22 हज़ार तक का फ़ोन ले लूँगा, 15-17 का भी ले सकता हूँ, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तो यू आर गेटिंग योर आइडियाज़ फ्रॉम दीज प्राइसेस ऑफ दीज, आपने इनकी प्राइसेस से आइडिया लिया और फिर आपको ये था कि नहीं मैं ऐसी छोटी ब्रांड तो नहीं लूँगा, मैं तो फिर ऐसा करता हूँ सैमसंग लूँगा। और फिर आप कहाँ चले गए, सैमसंग के 12 से 16 हज़ार के स्लैब में चले गए। एटमोस्ट जब आपने बहुत खुले दिल से अपने आप को पुश किया तो आप कहाँ चले गए, 22 to 26 के स्लॉट में चले गए। क्यों चले गए, क्योंकि आपको लगा कि मेजॉरिटी डेटा कहाँ है, 10 to 14, 14 to 18, मतलब कम से कम 20 हज़ार तक का सब कुछ आ ही रहा है, तो मैं तो 20-22 का ले रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छा ले रहा हूँ। योर अंडरस्टैंडिंग वॉज करेक्ट ऑन योर परस्पेक्टिव कि जहाँ मार्केट रेट 12 to 15, 12 to 16, 12 to 17 की है, आई एम बाइंग अ फ़ोन फॉर 22,000, तो ऑब्वियसली वो अच्छा होगा, आप वो ले लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप ले लेते हैं। और फिर वो लेने के बाद आपका रिव्यू क्या आता है, एप्पल के मुकाबले का नहीं है। गड़बड़ कहाँ की, अब आपका डिस्ट्रस्ट कहाँ आ रहा है सैमसंग के अंदर कि यू आर बाइंग अ 12 to 16,000 M सीरीज फ़ोन और फिर उसको कंपेयर कहाँ कर रहे हो आप एप्पल से। एप्पल का एक्चुअली फ़ोन कोई आता ही नहीं है इतना लो रेंज में। एप्पल का अगर कोई आपको 15-20 हज़ार का मिल रहा है तो वो कोई इतना सा फ़ोन मिल रहा होगा 3.5 इंच का, 6-8 साल पुराना, जो आप सिर्फ लोगो दिखाने के लिए लेते हो, फिर आप उसका कंपैरिजन भी नहीं करते हो। हम हमेशा कंपैरिजन किसका कर देते हैं, कोई हमारे एक अंकल के पास, कोई हमारे एक भैया के पास, घर में हमारे किसी के पास में जो एप्पल का ये वाला या ये वाला फ़ोन पड़ा हुआ है, आपने उसको देखा, उसकी एक फ़ोटो लेकर के देखी और आप उसका कंपैरिजन कहाँ कर देते हैं, इससे कर देते हैं। या आपने बहुत अच्छा फ़ोन लिया है तो आप उसका कंपैरिजन अभी भी अनफेयर कंपैरिजन कर रहे हैं, उससे हाफ रेट से कर रहे हैं। अगर इन फ़ोन्स का कंपैरिजन करना ही था तो फिर सैमसंग का जो पिछले साल का फ्लैगशिप है उससे कीजिए, या फिर सैमसंग का जो इस साल का फ्लैगशिप है उससे कीजिए। अब यहां हुआ ये कि आपका डिस्ट्रस्ट आने लग गया सैमसंग में। आप फट से ये बोलने लग जाते हैं, बहुत सुनते हैं अपन कि सैमसंग का फ़ोन हैंग होता है। वो सैमसंग का फ़ोन हैंग नहीं होता है, वो आप कंपैरिजन जब कर रहे हो तब हैंग हो रहा है कि इसके कंपैरिजन में ये हैंग ज़्यादा होता है, इसके कंपैरिजन में ये स्लो है। स्लो होगा क्योंकि आपने उससे हाफ रेट का लिया है, अगर इस स्लॉट में लिया है तो आपने उससे 1/3 रेट का लिया है। दिस इज व्हाट हैपन्स विद स्टैटिस्टिक्स कि हमारे पास इतना डेटा है, हम सिलेक्टिवली जो मुझे पसंद आ रहा था, जो मेरे बजट को सेट हो रहा था, मैंने वहां से वो बजट लिया, जो ब्रांड मेरे को पसंद आ रही थी वो ब्रांड मैंने ली और फिर उसको कंपैरिजन कहीं और ही जाकर के कर दिया। तो दिस इज एन अनफेयर कंपैरिजन, दिस इज एन अनफेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डेटा। ये जो इतना सारा डेटा यहां पे पड़ा हुआ है हमारे पास, इसका ये एक अनफेयर कंपैरिजन है। फाइन, तो आई होप यहां से अपने को आइडिया लगा कि क्यों हमारे को सैमसंग में डिस्ट्रस्ट आता है, क्योंकि हम गलत डेटा को कंपेयर कर देते हैं एंड देन वी से सैमसंग फोन्स आर नॉट गुड। कंपेयर करना है तो यहां पे कंपैरिजन होगा। फाइन, ये की ये चीज स्टैटिस्टिक्स के साथ होती है। इतनी स्टैटिस्टिक है, जस्ट हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल जिसको आप पास्ट में पढ़ के आ गए हैं, मैं सिर्फ उसको अगर अनफोल्ड करता हूं तो वो कितनी बड़ी बात हो जाती है। एवरेजेस, एवरेजेस के अंदर क्या आते हैं, मीन। पोजिशनल एवरेजेस लेता हूं, पोजिशनल के अंदर आपके पास आ जाते हैं मीडियन, मोड। आप इतना पढ़ के आए हुए हैं। अब अगर मैं इसको आगे और चलता हूं तो मीन के अंदर क्या आता है, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक। मीडियन के अंदर और ज़्यादा जाते हैं तो परसेंटाइल, डेसाइल, क्वार्टाइल। मोड के अंदर जाते हैं तो ऑब्जर्वेशन,
ग्रुपिंग, एम्पेरिकल। अभी तो हमने सिर्फ एवरेजेस की बात की है, इससे आगे जाके डेविएशंस भी होते हैं। डेविएशंस की हमने बात ही नहीं की है। डेविएशंस की बात करने निकल जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, रेंज आ जाएगा, क्वार्टाइल रेंज आ जाएगा, डेसाइल रेंज आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। तो डेविएशन की तो साइड अभी मैं जा ही नहीं रहा हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो हम सुनते हुए आए हैं कि ठीक है, एक मीन होता है, एक मीडियन होता है और एक मोड होता है। हम मीन मीडियन मोड सुनते हुए आए थे, लेकिन जब मीन के अंदर जूम इन करते हैं तो 3 तरह के अलग मीन पड़े हुए हैं। पोजिशनल के अंदर जूम इन करते हैं तो वी हैव मीडियन एंड मोड जो हमने पढ़ रखा है। बट मीडियन जैसी हमारे पास 3 और एवरेजेस पड़ी हुई हैं, परसेंटाइल, डेसाइल, क्वार्टाइल। मोड को देखते हैं तो मोड के लिए अलग अलग मेथड्स हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इन स्टैटिस्टिक्स इज कि व्हेन यू आर गिवन अ डेटा सेट, आपको डेटा सेट कैसे दिया जाएगा? योर डेटा सेट कुड बी लाइक your data set could be like this or your data set could be like this. इसी तरह से तो दिया जाएगा डेटा सेट। नाउ द कंफ्यूजन स्टार्ट्स कि ये डेटा सेट अगर मैं आपको दे देता हूं तो इस पे ये सारी एवरेजेस निकल सकती है। ये डेटा सेट दे देता हूं तो भी इस पे ये सारी एवरेजेस निकल सकती हैं। फिर मैं कौन सी एवरेज निकालूं? ठीक है, एग्जाम के अंदर एज अ स्टूडेंट जब हम पढ़ रहे हैं तो एग्जाम के अंदर, इंटरनल के अंदर तो क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि फाइंड मीन ऑफ दिस। लेकिन जब हम रियल लाइफ में जाते हैं और स्टैटिस्टिक्स को यूज करने की कोशिश करते हैं, वहां पे कोई जना ये थोड़ी कहेगा कि मीन फाइंड आउट करना है या मोड फाइंड आउट करना है। वहां तो क्या होगा, इस डेटा को इंटरप्रेट करना है। अब इस डेटा को कैसे इंटरप्रेट किया जाए? ये पड़ी एवरेजेस चाहिए, आपके पास फॉर्मूले हैं, इसको इंटरप्रेट कर लीजिए किसी भी तरह से यूज करके। नाउ द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। अगर स्टैटिस्टिशियन के अंदर, अगर रिसर्चर के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मेरे को कौन सा एवरेज कहां यूज करना है, किस तरह के डेटा पे, तो वो क्या कर सकता है, गलत एवरेज यूज कर सकता है। कहीं पर मीन यूज करना था, वो हो सकता है मीडियन यूज करते। कहीं मोड यूज होना चाहिए था, हो सकता है वो मीन कर देते। तो ये डिपेंड करता है रिसर्चर की समझदारी पे, रिसर्चर के इंटेलेक्ट पे, स्टैटिस्टिशियन के इंटेलेक्ट पे, कि उसको पता हो कि कौन सा एवरेज यूज करना है। एंड दिस इज ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी तो सिर्फ शुरू हुई है बात। स्टैटिस्टिक्स तो सिर्फ ओपन अप हुई है अभी। आप जब एवरेजेस के अंदर जाएंगे, डेविएशंस के अंदर जाएंगे, कोरिलेशंस के अंदर जाएंगे, तो अभी तो आगे और ज़्यादा आगे जाना है। इंडेक्सेस के अंदर जाएंगे, कौन सा इंडेक्स बेस्ट है, प्रोबेबिलिटी के अंदर जाएंगे, क्या फॉर्मूला यूज़ किया जाए। होता यह है कि जो स्टैटिस्टिशियंस हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो अपने एक्सपीरियंस लेवल के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कुछ भी यूज़ कर लेते हैं और फिर वो बैकफायर कर जाता है। जब वो बैकफायर कर जाता है तब हम क्या कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स ने तो गलत बताया, मैंने तो सब कुछ सही किया था, लेकिन ये तो गलत वैल्यूज़ आ रही हैं। वो गलत वैल्यूज़ क्यों आ रही है? क्योंकि आपने एवरेज गलत यूज़ किया। अभी सैमसंग का फ़ोन स्लो क्यों चल रहा था? क्योंकि आपने एक सस्ता सेट लेकर के एक महंगे फ़ोन से कंपेयर किया था। आप 2 सस्ते सेट कंपेयर करके देखिए, फिर उनकी बैटरी, फिर उनके कैमरा को कंपेयर करना। हम उठाते हैं एक सैमसंग का 15,000 का M सीरीज़ का फ़ोन और फिर फटाक से कह देते हैं कि आईफोन के मुकाबले इसकी फ़ोटो नहीं है। आप सैमसंग के फ्लैगशिप्स लीजिए, S सीरीज़ लीजिए, नोट सीरीज़ लीजिए, एंड देन कंपेयर इट टू आईफोन। ऑलमोस्ट पिछले 5-6 साल से, जब से ये S सीरीज़ और नोट सीरीज़ आई है, शुरू में 2-4 साल डेफिनेटली आईफोन डोमिनेटेड इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड कैमरा, लेकिन जब से S सीरीज़ एंड नोट सीरीज़ आई है, तब से दीज बोथ फ्लैगशिप्स हैव डोमिनेटेड आईफोन्स। हम कंपैरिजन किसका कर देते हैं? M सीरीज़ का, E सीरीज़ का, A सीरीज़ का। वहाँ गड़बड़ हो जाती है कि आप एक 10,000, 15,000 के फ़ोन का कंपैरिजन कर रहे हैं 45,000 के फ़ोन से। तो वो डिस्ट्रस्ट क्यों हुआ? हमारी नॉलेज की कमी के कारण। यहाँ डिस्ट्रस्ट क्यों आता है? चाहिए तो मोड होना चाहिए था, बच्चे ने क्या निकाल दिया? अरिथमेटिक मीन निकाल दिया। होना तो ज्योमेट्रिक मीन चाहिए था, बच्चे ने हार्मोनिक मीन निकाल दिया। यहाँ से गड़बड़ें आनी शुरू होती है। दैट इज़ वाई देयर इज सो मच डिस्ट्रस्ट इन स्टैटिस्टिक्स। कि इतना ओपन फील्ड है, इसलिए कहा जाता है कि स्टैटिस्टिक्स इज साइंस एज वेल एज आर्ट। स्टैटिस्टिक्स इज साइंस एज वेल एज आर्ट। साइंस किस लिए है? कि अगर आपको मेजर पता है तो उसका एक फॉर्मूला है और उसकी एक वैल्यू आएगी और उसका एक आंसर आएगा।
वो आंसर आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिए, वो आंसर आप कंप्यूटर से निकाल लीजिए, वो आप आंसर आप एक्सेल में निकाल लीजिए, SPSS में निकाल लीजिए, वो आंसर आप अपनी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में निकाल लीजिए, फाइनल ईयर में निकाल लीजिए, एक 12th का स्टूडेंट निकाल देगा, एक रिसर्चर निकाल देगा, एक स्टैटिस्टिशियन निकाल देगा, सबका आंसर सेम आएगा। दैट इज वाई इट इज अ साइंस, कि अगर आपको पता है कि मैं कौन सा मेजर यूज कर रहा हूं तो सबकी वैल्यूज सेम आएगी। बट वाई इज इट आर्ट? बिकॉज यू नीड टू लर्न, यू नीड टू प्रैक्टिस कि कौन से डेटा के लिए कौन सा मेजर यूज किया जाएगा। हाँ, हम ये देखते हैं कि मैनेजमेंट के जो भी सब्जेक्ट होते हैं, इवन मैनेजमेंट को ही हम ये कह देते हैं कि इट इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट, बट दिस इज वेर ट्रूली वी गेट एन एग्जाम्पल कि ये साइंस भी है, ये प्रिंसिपल्स पे है, ये फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन ये आर्ट भी है, क्योंकि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है दैट इज अप टू यू। दैट इज वाई इट इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। और इसी साइंस और आर्ट का जो मिक्सचर हो रहा है, ये जो आर्ट कंपोनेंट है, आर्ट क्या होता है, आप जितना प्रैक्टिस करते हैं वो ज़्यादा रिफाइन होता जाता है। ड्राइंग है, स्केचिंग है, इट इज़ एन आर्ट। राइटिंग है, हैंड राइटिंग है, टेक्स्ट राइटिंग है, नॉवल राइटिंग है, ऑल दिस इज आर्ट। आप किसी भी जने का पहला नॉवल पढ़ के देख लीजिए, और आप किसी भी जने का 10th नॉवल पढ़ के देख लीजिए, आप किसी भी जने का फर्स्ट स्केच देख लीजिए, और आप उसी का बनाया हुआ 20th स्केच देख लीजिए, वो डेफिनेटली इंप्रूव होता जाता है। सिंगिंग के अंदर आप किसी का पहला गाना सुन लीजिए और किसी को 2 साल बाद सुन लीजिए। तो आर्ट के अंदर क्या होता है, एज वी प्रैक्टिस वी मैच्योर, हमारे को और ज़्यादा आता है। वहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है। ऐसा नहीं कर सकता कि अगर कोई मेरे पास आ रहा है तो मैं उसको ड्राइंग सिखा दूंगा और उसको 100% अच्छी ड्राइंग आ जाएगी। हाँ, मेरे पास कोई जना आ रहा है और मैं उसको मैथ्स का फॉर्मूला सिखा रहा हूँ तो उसको वो फॉर्मूला आ सकता है, क्योंकि वो उस फॉर्मूले को लगाएगा और उसका आंसर आने लग जाएगा। तो आर्ट इज समथिंग दैट वी लर्न बाय प्रैक्टिसिंग। कोई जना बता नहीं सकता है, कोई जना बताने में तो यही बता सकता है कि ये स्ट्रोक्स होते हैं, ये मेजरमेंट्स होते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस तो आप ही को करनी है, ये स्ट्रेट लाइंस बनानी तो आप ही का काम है। मैं तो बता सकता हूं कि स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है, बनानी आपको पड़ेगी। सो इट इज एन आर्ट। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स आर्ट वाला कंपोनेंट है वो क्या क्रिएट कर देता है, डिस्ट्रस्ट। विल टेक एन एग्जांपल, क्यों डिस्ट्रस्ट हो जाता है लोगों को इतना ज्यादा स्टैटिस्टिक्स के अंदर। एक बहुत सिंपल सिनेरियो ले रहे हैं हम। देयर इज अ रिवर जिसकी लेंथ कितनी है, 40 फीट। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। हमारे पास एक रिवर है जिसको कोई जना क्रॉस करना चाहता है, उसकी लेंथ कितनी है, 40 फीट है। अब वो जो इंडिविजुअल आता है, इसकी हाइट कितनी है, लेट अस से 5'10". अंडरस्टैंड द सिनेरियो। वी हैव एन इंडिविजुअल ए जिसको कि ये रिवर क्रॉस करनी है, जिसकी की विड्थ कितनी है, 40 फीट। इस इंडिविजुअल ए की हाइट कितनी है, 5'10", और ये जो रिवर है इसकी एवरेज डेप्थ is 4 feet. Scenario is clear. We have a river whose width is 40 feet, average depth is 4 feet. 40 फीट है और एवरेज डेप्थ कितनी है, उसकी गहराई कितनी है, 4 फीट। इंडिविजुअल इज ऑफ हाइट 5'10". हाँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसको स्विमिंग नहीं आती। नाउ द इशू इज, क्या ये इस रिवर को क्रॉस कर सकता है। ये आता है, रिवर के यहां पे एक बोर्ड लगा हुआ होता है, इस बोर्ड पे लिखा हुआ होता है विड्थ 40 फीट, डेप्थ 4 फीट, और ये इस रिवर के अंदर चला जाता है कि ठीक है, ये बोर्ड कह रहा है कि भाई 40 फीट एंड 4 फीट है, मैं इसको आराम से क्रॉस कर लूँगा। ये इस रिवर को क्रॉस करना शुरू करता है, ध्यान रखना इसको स्विमिंग नहीं आती है। ही स्टार्ट्स एट पॉइंट ए, विल ही रीच पॉइंट बी। क्या लगता है, पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। सच्चाई ये है कि ये पॉइंट ए से स्टार्ट तो होता है और पॉइंट बी पे
नहीं पहुंचता है। और फिर इसके घर वाले रिपब्लिक टीवी को भी ले आते हैं, जी न्यूज़ को भी ले आते हैं, आज तक को भी ले आते हैं, और भी कोई ऐसे महान न्यूज़ चैनल्स हैं तो उन सबको पकड़ के ले आते हैं और कहते हैं कि देखो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था कि विड्थ इज़ 40 फीट एंड एवरेज डेप्थ इज़ 4 फीट। हमारा बच्चा था 5'10" का, वो पॉइंट ए से शुरू हुआ लेकिन पॉइंट बी पे नहीं पहुंचा। और ये सारे न्यूज़ चैनल जिनको अपन जानते हैं कितने इंटेलेक्चुअल हैं, ये सारे शोर करने लग जाते हैं रात को 9 बजे कि गलत इंफॉर्मेशन लिख दी, बच्चा डूब गया, इसकी मौत का जिम्मेदार कौन है। सच्चाई क्या थी? इट वॉज अ 40 फीट जिसकी एवरेज डेप्थ 4 फीट थी। अगर हम देखें तो रिवर का जनरली कैसा होता है स्ट्रक्चर? इफ दिस इज लैंड, रिवर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस तरह का होता है। देयर विल बी सेक्शंस जहां पे ये हो सकता है 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट की ही हो, 2 to 4 फीट, 2 फीट। बट देन देयर विल बी सेक्शंस जहां पे ये हो सकता है 10 फुट की भी गहराई रखेगी, क्योंकि एवरेज इज 4 फीट। एवरेज 4 फीट का मतलब क्या होता है? जो शोर्स हैं उन पे तो हम देखते हैं कि लिटरली कोई डेप्थ ही नहीं होती है, हमारे को जमीन दिख रही होती है, 1 फुट 2 फुट की गहराई नहीं होती है। तो जब 1 फुट 2 फुट की गहराई है तो कहीं 6 फुट 8 फुट की गहराई भी तो लेनी पड़ेगी। और सबसे स्टीप रिवर कहां होती है? सेंटर के अंदर होती है। तो अल्टीमेटली यहां जो स्टैटिस्टिक्स थी, स्टैटिस्टिक्स क्या कह रही थी? 4 फीट की एवरेज डेप्थ है, 5'10" की हाइट है। उन्होंने आराम से अंदाजा लगाया कि ये बच्चा इतना बाहर रहेगा और आराम से चल करके जा सकता है। तो ये लोग तो अड़ गए कि भाई 4 फीट था और 5'10" था। लॉजिकली क्या इस बच्चे ने सही समझा था? क्या ये जो तीनों न्यूज़ चैनल्स हैं हमारे इंडिया के, जो बेस्ट न्यूज़ चैनल्स हैं, क्या ये अभी जो डिबेट्स कर रहे हैं वो सही डिबेट्स कर रहे हैं? क्या इन्होंने जो अब कह दिया कि स्टैटिस्टिक्स गलत थी, नंबर्स गलत थे, होर्डिंग्स गलत थे, बोर्ड्स गलत थे, क्या वो सब सही है? नहीं है। क्योंकि इस बच्चे ने क्या किया? इतनी सी इंफॉर्मेशन देख करके उस रिवर के अंदर चला गया। इसको क्या चेक करना चाहिए था? उस रिवर की स्टैटिस्टिक्स में क्या देखना चाहिए था? विड्थ कितनी है? 40 फीट। एवरेज डेप्थ कितनी है? 4 फीट। इसको कहीं से पता करना चाहिए था, पूछना चाहिए था किसी से, जो भी यहां पे ऑफिसर्स थे उनसे, कि व्हाट इज द मैक्सिमम डेप्थ। मैक्सिमम डेप्थ अगर ये पूछता तो उनको पता पड़ता कि वो कितनी है? 10 फीट है। अब हुआ ये कि मैक्सिमम डेप्थ का क्या मतलब हो गया? एक तरह से रेंज। रेंज क्या होती है? मैक्सिमम पॉइंट माइनस मिनिमम पॉइंट। इस रिवर को देखें तो मिनिमम पॉइंट पे तो इसकी डेप्थ कितनी है? 0 फीट। मैक्सिमम पॉइंट पे इसकी डेप्थ कितनी है? मिनिमम पॉइंट पे 0 फीट है, मैक्सिमम पॉइंट पे 10 फीट है, तो रेंज कितनी हो जाएगी इसकी? 10 फीट। अब इस बच्चे ने क्या किया? सिर्फ एक स्टैटिस्टिक देखी और उस रिवर के अंदर घुस गया कि ये 4 फीट की है, मैं 5'10" का हूं, आराम से इसको क्रॉस कर लूंगा, मैं तो 1 फुट बाहर रहूंगा पानी से। और ये घुस गया। लेकिन जब इसको पता पड़ता कि रेंज 10 फीट की है, रेंज 10 फीट का मतलब कि मिनिमम डेप्थ इज 0 लेकिन मैक्सिमम डेप्थ इज 10 ऑल्सो सम पॉइंट ऑफ टाइम, तो फिर ये रुक जाता। अगर 10 फुट वाली में तो मैं कैसे करूंगा, आधा अंदर हो जाऊंगा मैं। भाई ये खुद कितना है? 5 साढ़े 5 का है, 5'10" का है, और यहाँ पे ये कितनी है? 10 फीट है, तो इसका मतलब 4 फुट पानी के अंदर होगा ये, तब ये रुक जाता। अब क्या हम इसको डिस्ट्रस्ट इन स्टैटिस्टिक्स कहेंगे? भाई इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड थी, ये इंफॉर्मेशन गलत भी नहीं थी। यू कैन नॉट से कि ये इंफॉर्मेशन गलत थी। गलती किसकी थी? इसने क्यों नहीं और इंफॉर्मेशन मांगी? क्योंकि इसको इतनी नॉलेज ही नहीं थी कि मुझे और भी कुछ पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए। तो यहां प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो स्टैटिस्टिशियन है, जो रिसर्चर है, जो रिस्पोंडेंट है, जो क्वेरी कर रहा है, उसके अंदर इतनी नॉलेज नहीं है कि मुझे क्या पूछना है, मुझे क्या जवाब देना है। उसके कारण क्या हो जाता है? हमारे को ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ स्टैटिस्टिक्स। हमारे को लगता है कि स्टैटिस्टिक्स गलत ही बातें करती है। स्टैटिस्टिक्स ने कहा था 4 फुट और 5 फुट का फर्क है, लेकिन वो आदमी तो डूब गया। और ये लोग आपको 4 महीने तक बेवकूफ बनाएंगे। 4 महीने तक ये
महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कहते रहेंगे कि उन्होंने गलत होर्डिंग लगाया और उसको डुबो दिया। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग स्टैटिस्टिक्स। इसलिए हमारा डिस्ट्रस्ट आ जाता है कि जो 8 कंपोनेंट है स्टैटिस्टिक्स का, इसको हम मिस कर जाते हैं। हमारे को पता ही नहीं पड़ता है कि कितना, कौन कौन से मेजर्स लेने थे। अब जैसे यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी, उनको ज़रूरी नहीं लगा कि भाई रेंज लिखनी है या मैक्सिमम डेप्थ लिखनी है, उन्होंने नहीं लिखी। लेकिन आपको जब ये क्रॉस करनी थी तो आपको तो पूछना चाहिए था कि भाई मेरी हाइट से मैं क्रॉस भी कर पाऊंगा या नहीं। आपने आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन को पूरी स्टैटिस्टिक समझा, डिसीजन लिया और डूब गए। आपने जब फोन्स कंपेयर किए तो उनकी प्राइस रेंज को कंपेयर नहीं किया। आपने बहुत रैशनल डिसीजंस लिए कि सारे फ़ोन 10 से 20 हज़ार के बीच में आ रहे हैं, मैं भी 10 से 20 का लूँगा, ये ब्रांड्स अच्छी नहीं है, मैं सैमसंग लूँगा। तो आपने सही प्राइस स्लॉट लिया, सही ब्रांड लिया, लेकिन फिर जब कंपैरिजन की बात आई तो आपने कोई दूसरे स्लॉट की ब्रांड से कंपेयर कर दिया, 40-45 हज़ार वाली से। दिस इज़ वेयर डिस्ट्रस्ट कम्स इन फ्रॉम, कि हमारा इन एक्सपीरियंस होता है एज अ रिसर्चर, एज अ स्टैटिस्टिशियन, एज अ रिस्पोंडेंट, एज समवन हु इज आउट फॉर आउट क्वेरिंग समथिंग, कि हमारे बिहाफ पे होता है कि हम कुछ चीज़ गलत पढ़ लेते हैं, कुछ चीज़ गलत समझ लेते हैं, जिसके कारण ये डिस्ट्रस्ट इन स्टैटिस्टिक्स क्रिएट होता है। अदरवाइज अगर कंप्लीटली एज अ साइंस यूज किया जाए इसको एकदम समझ के साथ में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ऐसा लगता तो है। सो अगर हम यहाँ बात करेंगे डिस्ट्रस्ट इन स्टैटिस्टिक्स क्यों आता है, कुछ कारणों से जिनसे आता है, वो तो एक तो ये हो गया अनड्यू ट्रस्ट इन स्टैटिस्टिक्स, अनड्यू ट्रस्ट इन स्टैटिस्टिक्स। अभी जो हुआ था, क्या हुआ था कि यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए थे, वो नंबर्स मेरे को जितने समझ में आए उस हिसाब से मैंने सोचा कि ठीक है 4 फुट की एवरेज डेप्थ है, मेरी हाइट 5'10" है, मैं ऑलमोस्ट 1.25-2 फुट ऊपर रहूंगा उस पानी से और मैं निकल जाऊंगा। अनड्यू ट्रस्ट इन स्टैटिस्टिक्स, जितना दिखाया गया आपने सोच लिया कि बस ये कंप्लीट है और बिल्कुल मेरे सब कुछ समझ में आ गया। तो वो विश्वास नहीं होना चाहिए था। हो सकता है कुछ ऐसा भी है जो हमारे को पता नहीं है। तो दैट इज अनड्यू ट्रस्ट इन स्टैटिस्टिक्स। देन वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा। अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा क्या हुआ कि आप अलग अलग सोर्सेज से ला रहे हैं। अभी हमने देखा था कि जिसको हम मीन, मोड और मीडियन समझते थे, हम तो मीन, मोड, मीडियन भी नहीं समझते थे, हम तो उसको एवरेज समझते थे। एवरेज को थोड़ा जूम इन किया तो पता पड़ा मीन, मीडियन, मोड पड़े हुए हैं वहाँ पे। उनके अंदर फर्दर जूम इन किया तो पता पड़ा 3 तरह के मीन पड़े हुए हैं, 4 तरह के हमारे पोजिशनल एवरेजेस पड़े हुए हैं, 3 तरह के मोड पड़े हुए हैं, तो 10 हो गए। तो एक एवरेज ही 10 तरह की है। अब यहाँ पे फर्क क्या आएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा। कोई जना तो अरिथमेटिक मीन से डेटा दे रहा होगा, कोई हार्मोनिक से दे रहा होगा, कोई मोड से दे रहा होगा, मोड में भी कोई जना ग्रुपिंग यूज कर रहा होगा, कोई जना इंपेरिकल मेथड यूज कर रहा होगा। दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा। अब फिर हम क्या कहने लग जाते हैं, क्या विश्वास करें स्टैटिस्टिक्स पे, एक जना 4 कह रहा है और एक जना 6 कह रहा है, एक जना 4 कह रहा है और एक जना 4.5 कह रहा है, तो वो हमारा ट्रस्ट क्यों नहीं आ रहा है? अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा कि अलग अलग रिसर्चर्स ने अलग अलग तरह से सर्वे कर लिया। देन जब फर्स्ट रिसर्चर ने सर्वे किया तो हो सकता है उसका सैंपल अलग रहा हो, ऑब्वियसली सैंपल अलग रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि 2 रिसर्चर्स जाके एग्जैक्टली सेम लोगों से पूछ करके आ जाएंगे। सपोज हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, स्टैट्स के लिए मैं सर्वे करता हूं और एक सर्वे लेट से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए किया जाता है। तो ये सर्वे किया जा रहा है, ये सर्वे किया जा रहा है, मैं भी 10 स्टूडेंट से बात करूंगा, ओबी वाले सर जो हैं वो भी 10 स्टूडेंट से बात करेंगे। क्या ये जरूरी है कि हम दोनों सेम 10 बच्चों से बात करेंगे? ऑब्वियसली आई कुड बी टॉकिंग टू रोल नंबर्स 1, 4, 13, 21, 28, 34, 42 एंड सो ऑन। एंड ओबी वाले सर हो सकता है कि इनसे बात कर लें 2, 3, 4, 7, 13, 18, 20, 21। तो यस, हमने कॉमन बच्चों से भी बात की है, लेकिन बहुत सारे हमारे अलग अलग रिस्पोंडेंट्स भी हैं। तो अब यहाँ क्या होगा कि जो मैं एवरेजेस निकाल करके लाऊंगा कि भाई ऑन एन एवरेज ऐसा लगता है कि 12th का जो पासिंग परसेंट है वो ऐसा है,
वहीं पे ओबी वाले सर जो लाएंगे ऑन एन एवरेज 12th का जो पासिंग परसेंट है वो ऐसा है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा हो गई। सेम क्लास के लिए हम दोनों जने क्या कर रहे हैं, अलग अलग डेटा दे रहे हैं, तो वहां से भी डिस्ट्रस्ट आ जाता है। एक तो अनड्यू ट्रस्ट इन स्टैटिस्टिक्स के जो लिखा हुआ है बस इतनी स्टैटिस्टिक्स बहुत है और अब तो मैं इस रिवर को क्रॉस कर डालूंगा, दैट इज अनड्यू ट्रस्ट इन स्टैटिस्टिक्स। अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा, कि वो डेटा ऐसा ऐसा है, अलग अलग सोर्सेज से आ रहा है, सेम सोर्स से आ रहा है, तो भी दो रिसर्चर्स के सैंपल्स अलग हो सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सैंपल्स हैं, सेम क्वेश्चन दो जनों को दे दिया जाए तो भी हम देखेंगे कि बच्चे अलग अलग आंसर निकाल देते हैं, क्योंकि वो अलग एवरेज लगा देते हैं। एवरेज में भी सब बच्चों को कह दिया जाए मोड से करना है, तो भी कुछ बच्चे तो ग्रुपिंग कर देंगे, कुछ इंपेरिकल कर देंगे, कोई बाय ऑब्जर्वेशन कर देंगे। तो इसका मतलब ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा है वो इनहेरेंट है कि भाई ड्यू टू सैंपल साइज, ड्यू टू डिफरेंट सैंपल्स बीइंग पिक्ड अप सिलेक्टेड, ड्यू टू डिफरेंट एवरेजेस बीइंग सिलेक्टेड, अलग अलग आ सकता है, तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। उसके कारण हमारे को लगता है ऐसा क्या है, कोई जना कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो वो कोई कुछ और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। वो आपकी समझ पे है कि आप देखिए कि कितनी रिलायबिलिटी इस टेस्ट के अंदर है, कितनी रिलायबिलिटी इनके डेटा के अंदर है। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे ओवर कोर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड आगे जाकर के जब हम रिसर्च भी पढ़ेंगे तब। तो इन दो सब्जेक्ट्स में हमारे को ये क्लियर होगा कि किस तरह से रिलायबिलिटी डेटा की बढ़ाई जा सकती है। अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा, देन इग्नोरेंस ऑफ लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ignorance of limitation of statistics, ignorance of limitation of statistics। क्या मतलब हुआ इसका? एक स्टैटिस्टिक होती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वो हमारे को कहती है कि टीम ए का जीतने का चांस कितना है, 1/3। टीम ए के जीतने का चांस कितना है, 1/3। इसको कैसे पढ़ा जाता है प्रोबेबिलिटी में, जब हम लिखते हैं कि टीम ए विल विन 1 out of 3 मैचेस। अब एज फार एज स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड, एज फार एज दिस प्रोबेबिलिटी इज कंसर्न्ड, बिल्कुल सही है कि भाई टीम ए 1/3 की प्रोबेबिलिटी से जीतती है, विच मीन्स कि टीम ए का जीतने का चांस 1 out of 3 है। फर्स्ट मैच, सेकंड मैच, थर्ड मैच, आपने शर्त लगा ली अपने फ्रेंड से, बी का कितना होगा ऑब्वियसली, फिर जब इसका 1/3 है तो इसका 2/3 हो जाएगा। आपने शर्त लगा ली अपने फ्रेंड से कि टीम ए जीतेगी, और जीत कौन गया, टीम बी। ए का क्या हुआ, फर्स्ट मैच हार गया। सेकंड मैच आपने क्या कहा कि टीम ए जीतेगी, और जीत कौन गया, बी जीत गया। अब आप अपनी शर्त को बढ़ा देते हो, आप अपनी शर्त को क्या कर देते हो कि 500-500 रुपए की शर्त लगाते हैं, 1000-1000 रुपए की शर्त लगाते हैं कि ए जीतेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 3 में से 1 मैच ए जीतता है। यह शर्त कितने की थी, 10 रुपए की। यह शर्त कितने की थी, 10 रुपए की। हमने 2 शर्तें लगाई, 2 बार गेम खेला, आपने एक कहा कि ए जीतेगा, आप 10 रुपये हार गए, नो इश्यूज, आप 10 रुपये हार गए। अब आपके अंदर एक बहुत कॉन्फिडेंस आ गया और अब आप शर्त कितने की लगा रहे हैं, 1000 रुपये की। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, 1/3 चांस है ए के जीतने का। 1/3 चांस का मतलब क्या हुआ, 3 में से 1 मैच ए जीतेगी। अब आपको क्या लग रहा है कि 3 मैच, 2 मैच तो हो चुके हैं, तीसरा मैच होने वाला है, इसका मतलब डेफिनेटली कौन जीतेगा, ए जीतेगा। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जीत जाए। प्रोबेबिलिटी 1/3 का मतलब ये नहीं है कि हर 3 में 1 मैच जीतना ही जीतना है। प्रोबेबिलिटी 1/3 का दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि 30 मैचेस में से 10 मैचेस जीतने हैं। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि 300 में से 100 जीतने हैं, 30 में से 10 जीतने हैं, 300 में से 100 जीतने हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब सिंपली ये नहीं है कि हर 3 में से 1 जीतना ही जीतना है। अब हुआ ये कि ये जो एक लिमिटेशन थी स्टैटिस्टिक्स की कि उसने 1/3 बताया, हो सकता है वो 1/3 क्या था, 10/30 था, हो सकता है वो 1/3 क्या था, 100/300 था। हमने उसको उस कैलकुलेशन में सॉल्व कर दिया, हमने मान लिया कि 1/3 है, और 10-10 रुपये हारने के बाद में 1000 रुपये की शर्त लगा दी कि इस बार तो जीतेंगे ही जीतेंगे। तो दिस इज अ लिमिटेशन ऑन पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स कि वो जब नंबर्स को दिखाती है, नंबर्स को जब समझाती है, तो वो इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी नहीं हो सकती, वो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती, वो तो एक नंबर दे करके छोड़ देती है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उस नंबर को समझ पाएं। 1/3 का मतलब क्या हुआ
कि ऑन एन एवरेज ए इज वीकर टीम एज कंपेयर टू बी, क्योंकि ए एक मैच जीतती है, बी 2 मैच जीतती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर 3 के सेट में ऐसा होगा। हमने उस चीज को समझा नहीं, हमने क्या सोचा कि हर 3 में से एक मैच जीतना है। हर 3 में से एक नहीं। ये जो 1/3 2/3 है, ये मेरे को क्या बता रहा है कि बी इज अ बेटर टीम वाइल ए इज अ वीकर टीम। ये एग्जैक्टली इतना नहीं बता पाएगा आपको कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, एक आइडिया दे देता है, दिस इज बेटर टीम, दिस इज अ वीकर टीम। लेकिन हमने क्या कर दिया कि इस लिमिटेशन को समझा नहीं, हम तो उसको गलत तरह से समझ गए। तो अगेन गलती यहां पे स्टैटिस्टिक्स की नहीं है, हमने इस 1/3 को फाइनल वैल्यू मान लिया, उसमें हमारी गलती है। स्टैटिस्टिक्स ने तो एक इंडिकेटिव नंबर दिया था, एक प्रोबेबिलिटी दी थी, एक चांस दिया था। तो इग्नोरेंस ऑन लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, भाई लिमिटेशन तो है ही है, उसने 1/3 दिया है, वो 1/3 क्या हो सकता था, 5/15 भी हो सकता था। वो 1/3 क्या हो सकता था, 45/135 भी हो सकता था, कि 135 मैचेस जब खेलोगे तो 45 टाइम्स ये जीतेगा। लेकिन जब इनको कैंसिल करते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, 1/3। और हमने क्या समझ लिया कि हर 3 में से एक बार जीतना होगा। तो इग्नोरेंस ऑफ लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स ने कुछ बताया, वो क्लियरली नहीं समझा पाया, वो तो नंबर देता है। आपने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि नहीं नहीं ये आ गया है, वो फाइनल है। तो अगेन कहीं ना कहीं ये जो लिमिटेशन है, ये जो डिस्ट्रस्ट है, वी कैन एट्रीब्यूट इट टू आवरसेल्व्स। ये जो डिस्ट्रस्ट आ रहा है, ये मेरी कमी के कारण आ रहा है। मी एज अ रिसर्चर आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नंबर्स, अंडरस्टैंड द स्टैटिस्टिक्स। तो इग्नोरेंस इन लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देन distrust in ability of researcher and extra trust ability of, ये दोनों ही कारण हो सकते हैं। बहुत ज्यादा ट्रस्ट आप करते हो रिसर्चर की एबिलिटी पे और फिर आपका वैल्यू गलत आ जाती है, आपका रिजल्ट गलत आ जाता है, तो भी हमारे को डिस्ट्रस्ट आ जाता है। हमने तो सोचा था कि ये तो बेस्ट रिसर्चर है इंडिया का, ये जो कहेगा वो तो फाइनल होगा। हमने तो सोचा था कि ये बेस्ट रिसर्चर है, जब ये कह रहा है कि इंडिया जीतेगी इस बार का वर्ल्ड कप, तो जीतनी चाहिए थी। इसने स्टैटिस्टिक्स देखी है। तो यू आर हैविंग टू मच ट्रस्ट इन अ रिसर्चर, टू मच ट्रस्ट इन एन एक्सपर्ट। उसके कारण गड़बड़ हो रही है कि आपने तो मान लिया कि इसने जो कहा है वो फाइनल है, अब कुछ खेल ही नहीं सकता। तो टू मच ट्रस्ट डालते हैं और फिर रिजल्ट अलग आ जाता है, तो फिर हमारा डिस्ट्रस्ट जाता है कि नहीं यार स्टैटिस्टिक्स पे तो बिल्कुल ही कचरा है, इसने जब इसने कहा था और गलत हो गया, इसका मतलब तो स्टैटिस्टिक्स किसी काम की नहीं है। तो पुटिंग इन टू मच ट्रस्ट और पुटिंग इन डिस्ट्रस्ट, इसको क्या पता है, ये क्या बता लेगा। ये तो अभी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, इसने अभी कितने रिसर्चेस किए, 2 प्रोजेक्ट किए हैं इसने आज तक। तो आपका डिस्ट्रस्ट है। अब आप रिसर्चर में विश्वास नहीं कर रहे हो, इसलिए आप क्या कर रहे हो कि स्टैटिस्टिक्स में भी विश्वास नहीं कर रहे हो कि ये क्या सही बताएगा, ये जो काम कर रहा है वो फालतू काम है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं उसके अंदर और फिर वैल्यू अलग आ जाती है, तो स्टैटिस्टिक्स में डिस्ट्रस्ट चला गया। कई बार ऐसा है कि उस रिसर्चर पे विश्वास नहीं है, उस पर उसकी एबिलिटी पे ट्रस्ट नहीं है, तो उसके कारण हम ये मान लेते हैं कि ये जो कुछ भी बताएगा वो तो गलत ही होगा। तो आइदर वेज distrust in ability of research or extra trust in ability of research both lead to distrust in statistics. Then there is lack of test of accuracy. Lack of test of accuracy. हमने अभी बात की थी पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर, एक तो सैंपल और एक सेंसस। सेंसस इज मोस्ट एक्यूरेट। सेंसस मोस्ट एक्यूरेट क्यों होता है, क्योंकि 100% पॉपुलेशन से कांटेक्ट किया जाता है। अगर मेरे को फर्स्ट ईयर के बच्चों से बात करना है तो 100% फर्स्ट ईयर के बच्चों से बात की जाएगी, दैट विल बी सेंसस। और अभी जब हमने एक एग्जांपल लिया था कि 60 बच्चों की क्लास है, उसमें से मैं 10 जनों से बात कर लेता हूं, दैट इज सैंपल। अब यहां से एक प्रॉब्लम आ जाती है, लैक ऑफ टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी। अगर हम 100% को टेस्ट कर लेते तो वो डेटा एक्यूरेट होना था। 100% से अगर आपने उनके मार्क्स पूछ लिए, 100% से आपने उनकी हाइट पूछ ली है,
100% से आपने उनके घर का डिस्टेंस पूछ लिया है। अब जब आप मेरे को कहोगे कि एवरेज डिस्टेंस जो है घर का, बच्चे का, कॉलेज का, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन होम एंड कॉलेज फॉर स्टूडेंट इज लेट्स से 4.2 किलोमीटर्स। अगर 100% से पूछ के कह रहे हो तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर हम सैंपल से पूछ के कह रहे हैं तो फिर वो एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी। किसी क्लास में कोई दूर वाले बच्चे थे तो मेरा एवरेज आ जाएगा 7.8 किलोमीटर्स का। किसी क्लास में थोड़े पास वाले बच्चे थे, सर्दी का दिन था, बरसात का दिन था, तो सिर्फ आसपास के घर वाले ही बच्चे आए हुए थे, तो एवरेज आ सकता है 2 किलोमीटर्स। तो यहाँ से अब क्या हो रहा है, लैक ऑफ टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी, कि अब एक्यूरेसी भी नहीं है और हमारे पास ऐसे कोई टेस्ट भी नहीं है कि हम एक्यूरेसी को टेस्ट कर सकें। हमारे पास ऐसे कोई टेस्ट नहीं है कि हम कंफर्म कर सकें कि भाई ये वाला सैंपल रिलायबल है या दूसरा सैंपल रिलायबल है, 2 किलोमीटर्स वाली वैल्यू सही है या 7 किलोमीटर्स वाली से। हाँ, जब हम सैम्पलिंग करेंगे तो विल मेक एन एफर्ट कि हम विश्वास कर सकें, हम सैंपल पे रिलाय कर सकें, बट बाय एंड लार्ज वी कैन से दैट देयर इज अ लैक ऑफ टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी। हम बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको नहीं देख सकते हैं। देन कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम एक्चुअल सर्कमस्टेंसेस, कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम एक्चुअल्स, कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो एक्चुअल्स से अलग आने लग जाता है। तो हमारे को क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स पे डिस्ट्रस्ट हो जाता है कि नंबर्स फालतू हैं। जो लोग कहते हैं नंबर्स डोंट लाई, वो फालतू बात करते हैं। कैसे आता है ये डिस्ट्रस्ट? दुनिया भर का पेट्रोल हाफ रेट पे है, लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोल 90 रुपये पे चल रहा है। जब वो 140 था दुनिया के अंदर, तब हमारे इंडिया के अंदर जब वो $140 पे चल रहा था, तो इंडिया में कितना चल रहा था, वो 70 रुपीज़ पे चल रहा था। आज वो 50 से 60 पे है, तो इंडिया के अंदर वो कहाँ चला गया है, 90 पे चला गया है। तो दुनिया जानती है, हम सब जानते हैं कि पेट्रोल 90 रुपीज़ पे है। हम सब जानते हैं कि जो 70 रुपये की, 60 रुपये की, 80 रुपये की दाल होती थी, वो 200 रुपये की हो गई है पिछले 6 साल के अंदर। हम सब जानते हैं, लेकिन जो भी गवर्नमेंट फिगर्स आते हैं इन्फ्लेशन के, वो हमेशा क्या आते हैं, इन्फ्लेशन कम हो गया, इन्फ्लेशन कम हो गया, इन्फ्लेशन कम हो गया। कौन सी दुनिया का इन्फ्लेशन कम हो रहा है, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। एवरीथिंग इज बिकमिंग कॉस्टलियर। जो 10 रुपये की चीज़ थी वो आज 25 रुपये की हो गई है, जो 70 रुपये की चीज़ थी। अब अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो जब 140 में 70 था, तो एक्चुअली अभी वाले लेवल्स पे तो ये कितना होना चाहिए था, 35 होना चाहिए था। उससे ये कितना है, 3 टाइम्स है। तो कौन सी दुनिया का इन्फ्लेशन कम हुआ है, हमारा समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन गवर्नमेंट फिगर्स हमेशा क्या होते हैं, इन्फ्लेशन कम हो गया। गवर्नमेंट फिगर्स हमेशा क्या होते हैं, इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया। जो पकौड़े तल रहा है वो भी एम्प्लॉयड है, एंटरप्रेन्योर है। जो भुजिया पापड़ बना रहा है एक ठेले के ऊपर, वो भी एम्प्लॉयड है। जो न्यूज़पेपर बांट रहा है, बेच रहा है स्टेशन के ऊपर, वो भी एम्प्लॉयड है। तो वहाँ से हम अब क्या कर देते हैं, हम कह देते हैं कि सारी दुनिया ही एम्प्लॉयड है, जबकि हमारे को चारों तरफ दिख रहा है अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे को चारों तरफ दिख रहा है कि कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स नहीं हो रहे हैं। तो ये जो गड़बड़ हो रही है क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम एक्चुअल्स। पेट्रोल 3 गुना हो गया लेकिन इन्फ्लेशन कम हो गया, दाल 2.5 गुना हो गई लेकिन इन्फ्लेशन कम हो गया, सब्जियां 1.5-2 गुना हो गई लेकिन इन्फ्लेशन कम हो गया, नौकरी किसी के पास नहीं है लेकिन एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आता है हमारा डेटा के अंदर और एक्चुअल्स के अंदर, उसके कारण भी हमारे को क्या हो जाता है, डिस्ट्रस्ट हो जाता है कि नहीं यार ये इन्फ्लेशन रेट तो बिलीवेबल नहीं है। अब आपने क्या किया, इन्फ्लेशन रेट को चैलेंज कर दिया, इन्फ्लेशन रेट को बिलीवेबल नहीं माना, क्योंकि इट इज डिफरिंग फ्रॉम एक्चुअल्स। ये कारण है जिनके कारण डिस्ट्रस्ट आ जाता है। तो ये जितना भी डिस्कशन हमने किया उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ कहाँ लग रही है, एट आवर एंड लग रही है, कि हम उन नंबर्स को देख नहीं पाए, हम उन नंबर्स को समझ नहीं पाए। हमने ये सोच लिया कि अगर एक बैट्समैन का एवरेज 50 का है और स्ट्राइक रेट 150 का है, तो हमने ये मान लिया कि वो आकर के मेरे को 10 बॉल के अंदर 20 रन बनवाई देगा, क्योंकि उसका एवरेज कितने का है, 50 का है, तो 50 रन से पहले तो वो आउट नहीं होगा। अब ये तो हमारे पार्ट पे गलती है ना, कि हमने एवरेज 50 मान के क्या सोच लिया कि ये 50 रन बना ही देगा। तो इसका मतलब 20 रन तो बना ही सकता है, जब उसकी एवरेज 50 की तो 20 तो बना ही सकता है। इसकी स्ट्राइक रेट 150 की है, अच्छा 150 बनाया क्या मैंने, लेट अस से इसकी स्ट्राइक रेट 250 की है, स्ट्राइक रेट 250 की है, तब तो ये 10 बॉल में 25 रन बना सकता है। मैं तो इससे 10 बॉल में 20 ही रन मांग रहा हूँ।
अब हुआ ये कि हमारे को 2 स्टैटिस्टिक्स मिली पास डेटा से कि इसकी एवरेज 50 है, तो हमने मान लिया कि ये 50 तो बनाता ही है, मैं तो 20 ही रन मांग रहा हूँ। हमारे को खबर मिली कि इसकी स्ट्राइक रेट 250 की है, 250 की है, तो ये 10 बॉल में 25 रन बना सकता है, मैं तो इससे 10 बॉल में 20 रन का ही टारगेट दे रहा हूँ, और फिर ये नहीं बना पाया। तो अब हम क्या कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स कचरा है, और वहाँ से क्या आ जाता है, डिस्ट्रस्ट इन स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट्स क्रीपिंग इन, क्योंकि जो एक्चुअल हुआ वो डेटा से अलग निकल गया। जो वो हम शर्त लगाई थी 10 रुपये और 1000 रुपये की, जब वो शर्त हम हारते हैं तो हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी फर्जी है, प्रोबेबिलिटी गलत आंसर देती है। तो हमने क्या किया, क्योंकि हम शर्त हार गए, हमने कह दिया प्रोबेबिलिटी गलत है। क्योंकि ये बैट्समैन रन नहीं बना पाया, हमने कह दिया स्टैटिस्टिक्स गलत है। तो कहीं ना कहीं इट इज लैक ऑन आवर पार्ट टू अंडरस्टैंड द नंबर्स, टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ नंबर्स। तो ये था एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्ट्रस्ट इन स्टैटिस्टिक्स। क्यों आता है डिस्ट्रस्ट? इन कारणों से डिस्ट्रस्ट आता है, और इनको हमने डिस्कस भी करके देखा। तो ये सारे कारण कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ही पॉइंट कर रहे हैं। अनड्यू ट्रस्ट इन स्टैटिस्टिक्स, कौन कर रहा है अनड्यू ट्रस्ट? मैं ही तो कर रहा हूं। तो इसका मतलब आई कैन रेक्टिफाई दिस। अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा, वो कहाँ से आ रही है? एक सोर्स से कुछ और आ रहा है, एक सोर्स से कुछ और आ रहा है, तो वो भी कौन है? एक सोर्स में हूँ, एक सोर्स कोई और है, तो अगेन इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम है। एटलीस्ट स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूला की प्रॉब्लम नहीं है, स्टैटिस्टिक्स की कंसेप्ट्स की प्रॉब्लम नहीं है। देन डिस्ट्रस्ट इन एबिलिटी ऑफ रिसर्चर, या ओवर ट्रस्ट इन एबिलिटी ऑफ रिसर्चर, या तो मैं किसी को भगवान मान रहा हूँ या मैं किसी को मूर्ख मान रहा हूँ। तो उसके कारण अब मैं क्या कर देता हूँ, स्टैटिस्टिक्स को खराब डिक्लेयर कर देता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये सारे किससे रिलेटेड है? ह्यूमन एलिमेंट से। ये सारे किससे रिलेटेड हैं? आर्ट एलिमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इज स्टैटिस्टिक्स मैनेजमेंट और इज स्टैटिस्टिक्स साइंस और आर्ट? इट इज साइंस विच शुड बी प्रैक्टिस्ड विद आर्ट। ये जो आर्ट कंपोनेंट मिस हो रहा है कि कौन सी एवरेज ली जाए, कौन से रिसर्चर पे विश्वास किया जाए, कितना विश्वास किया जाए, बहुत विश्वास किया जाए या बिल्कुल विश्वास नहीं किया जाए। एक्यूरेसी, ओपी वाले सर का डेटा सही है या स्टैट्स वाले सर का डेटा सही है। ये जो हमारे अंदर गैप्स आ रहे हैं, ये जो हमारे अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रस्ट क्रिएट करते हैं। तो ओनस इज ऑन टू द रिसर्चर, ओनस इज ऑन टू द पर्सन हु इज क्वेरिंग, कि वो कैसे इस डिस्ट्रस्ट को ट्रस्ट में बदले। कैसे बदल सकते हैं इस डिस्ट्रस्ट को ट्रस्ट में? थ्रू टेकिंग केयर कि कौन सी स्टैटिस्टिक्स यूज करनी है, कौन से सोर्सेज से डेटा लेना है, कौन से रिसर्चर से रिसर्च करानी है, कौन से एवरेजेस यूज करने हैं, एंड सो ऑन। सो दिस वाज इट फॉर आवर टॉपिक ऑफ डिस्ट्रस्ट इन रिसर्च, डिस्ट्रस्ट इन स्टैटिस्टिक्स। Until we meet next time, do take care. Thanks for watching. Bye bye.